आज पवन साव, मलका, मधुस्मिता, कुणाल, शाश्वता, रिद्धिमा, ऋषिराज, आयुष, शांभवी, सायंती, सुतापा, लल्टी यादव। और अभी जो यूजीसी का गाइडलाइंस आया है तो उसके हिसाब से जितने भी इंटरनल सेमेस्टर है सबको प्रमोट कर दिया जाएगा और आप लोग को एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। शायद आप लोग को प्रीवियस सेमेस्टर के हिसाब से मार्क्स मिलेगा एज पर यूजीसी गाइडलाइंस। ठीक है, लेकिन अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी, ये आप लोग का 5th सेमेस्टर में काम आएगा। 5th सेमेस्टर में टैक्स में काम आएगा, तो उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं ये चैप्टर। देखिए, सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए, सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी में देखिए पीडीएफ आप लोग को भेज चुके हैं, तो सबके पास पीडीएफ होगा आप लोग के पास। तो देखिए 4th सेमेस्टर में चैप्टर का नाम लिखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये है कितना मार्क्स का है, ये 50 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहले देखिए हाउस प्रॉपर्टी 50 मार्क्स का है, तो पीडीएफ में एक बार आते हैं वापस हम लोग। देखिए, कोई भी इनकम चार्जेबल टू हाउस प्रॉपर्टी कब होगा, कोई भी इनकम चार्जेबल टू हाउस प्रॉपर्टी कब होगा, तो उसमें कुछ कंडीशन है। देखिए फर्स्ट पॉइंट में ये सबसे पहले एनुअल वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी देयरटू ऑफ व्हिच एसेसी इज द ओनर। ठीक है, तो इस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का, थ्योरी नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज आपको दे रहे हैं कि कौन सा इनकम हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल होगा। ठीक है, तो देखिए सौरभ जी रिकॉर्डिंग ऑन है। देखिए इसके बाद तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी इनकम चार्जेबल कब होगा, तो कुछ कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है कि प्रॉपर्टी एनुअल वैल्यू प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी देयरटू ऑफ व्हिच एसेसी इज द ओनर इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो कोई भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल कब होगा, तो 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अगर कुछ कंस्ट्रक्शन होगा तभी आपको हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, देखिए अगर रेंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट ए वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड, क्या है हाउस प्रॉपर्टी में, बोलिए। रेंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट, रेंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट ए वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड, तो ये आएगा हाउस प्रॉपर्टी में। बोलिए ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कहाँ आएगा ये, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। क्यों आएगा ऐसा बताइए, अदर सोर्सेज में क्यों आएगा ये, अदर सोर्सेज में क्यों आएगा, बोलिए। अदर सोर्सेज में क्यों आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, समझ गए। तो पहला कंडीशन क्या था, देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या था, बोलिए एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी, मतलब प्रॉपर्टी में बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, मतलब कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्चुनिटी मतलब जो बिल्डिंग है और उसके साथ जो अटैच लैंड है। ठीक है, तो अगर कोई वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल नहीं होगा। अगर कोई वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल नहीं होगा, समझ गए यहाँ तक। इसके बाद देखिए फिर सेकंड कंडीशन क्या है, एसएससी मस्ट बी द ऑनर प्रॉपर्टी।
एसएससी मस्ट बी ऑनर प्रॉपर्टी, मतलब आपके पास प्रॉपर्टी का ऑनरशिप होना चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए इनकम फ्रॉम सबलेटिंग कर रहे हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, ये कहाँ पे आएगा बताइए? अगर सबलेटिंग करेंगे तो ये भी किस में आएगा बताइए? लैंड अपर्टेंट का मतलब क्या हुआ? मतलब बिल्डिंग और उसके साथ जो अटैच लैंड है, लैंड जो उसके साथ अटैच है बिल्डिंग के साथ, उसको बोलते हैं लैंड अपर्टेनेंट। ठीक है, तो सबलेटिंग भी किसमें आएगा बताइए? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सबलेटिंग भी किसमें आएगा बताइए? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सबलेटिंग क्यों हो रहा है? मतलब सबलेटिंग का मतलब क्या होता है कि आप प्रॉपर्टी रेंट पे लिए हैं और किसी और को रेंट पे दे रहे हैं। सबलेटिंग का मतलब क्या हुआ कि आप प्रॉपर्टी रेंट पे लिए हैं और किसी और को रेंट पे दे रहे हैं, तो आपके पास ऑनरशिप नहीं है। इसका मतलब अगर आप प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहे हैं, किसी और को रेंट पे दे रहे हैं, मतलब आपके पास ऑनरशिप नहीं है, तो वो किस में आएगा? फिर हाउस बॉडी में नहीं आएगा, वो किस में आएगा? अदर सोर्सेज में। ठीक है, यहाँ तक। वापस से थर्ड कंडीशन देखिए क्या है। थर्ड कंडीशन क्या है देखिए, द प्रॉपर्टी शुड नॉट be used by the owner for the purpose of any business or profession carried on by him। मतलब आप अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, आप अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने बिजनेस के लिए यूज करेंगे प्रॉपर्टी को, तो वो फिर हॉस्पिटल में चार्जेबल नहीं होगा। अगर आप अपने बिजनेस के लिए यूज करेंगे तो हॉस्पिटल में चार्जेबल नहीं होगा। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कोई हाउस बॉडी है, लेट आउट टू एम्प्लॉय ऑफ ओन बिजनेस, ठीक है, विच इज incidental। अगर प्रॉपर्टी एम्प्लॉय को लेट आउट कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, जो एम्प्लॉय जो अपने बिजनेस के लिए इंसिडेंटल है, मतलब बेनिफिशियल है, जरूरी है अपने, जैसे बहुत सारी कंपनी क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर देता है, ठीक है, और उससे कुछ रेंट चार्ज कर रहा है, नॉमिनल रेंट। मान लीजिए आप अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहे हैं और उससे कुछ रेंट चार्ज कर रहे हैं, तो ये किसमें आएगा बताइए? ये किसमें आएगा? पीजीबीपी। किसमें आएगा ये? पीजीबीपी में आएगा, मतलब बिजनेस और प्रोफेशन में आएगा। समझ गए? अगर आप अपने एम्प्लॉय को लेट आउट कर रहे हैं तो ये किसमें आएगा? प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, तो हाउस बॉडी में नहीं आएगा ये। अगर आप प्रॉपर्टी अपने एम्प्लॉय को लेट आउट कर रहे हैं लेकिन ये बिजनेस के लिए इंसिडेंटल नहीं है, तब क्या होगा बोलिए? अगर यहाँ नॉट इंसिडेंटल होगा तब क्या हो जाएगा बताइए? जैसे इंसिडेंटल है तो पीजीबीपी, और नॉट इंसिडेंटल है तब क्या हो जाएगा बताइए? इफ पॉइंट नंबर 1 क्या था बताइए पहले? रेंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड। मतलब आप अगर अपने वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड का मतलब क्या हुआ? कोई खाली जगह है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। वैकेंट लैंड समझे क्या हुआ? मतलब कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है प्रॉपर्टी पे, आप प्रॉपर्टी अपने यूज के लिए कर रहे हैं, रेंट प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहे हैं, लैंड लेट आउट कर रहे हैं। कोई ग्राउंड है मान लीजिए आपके पास, कोई वैकेंट प्लॉट ऑफ ग्राउंड है मान लीजिए, उसको आप लेट आउट कर रहे हैं। जैसे बहुत जगह क्या होता है, सर्कस लगता है, मान लीजिए आपके पास कोई खाली जगह है, वहां पे पूजा के लिए दे रहे हैं, स्टॉल लगाने के लिए दे रहे हैं मान लीजिए, या फिर सर्कस के लिए दे रहे हैं मान लीजिए, या कोई सेमिनार के लिए दे रहे हैं, किसी भी फंक्शन की स्पोर्ट्स के लिए दे रहे हैं मान लीजिए, लेट आउट कर रहे हैं आप, तो वो जो रेंट अब मिल रहा है आपको, तो वो कहाँ आएगा? अदर सोर्सेज में आएगा। कहाँ आएगा वो? क्योंकि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है वहां पे। पहला पॉइंट क्या था कि बिल्डिंग
देयर मस्ट बी ए बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी, मतलब कि कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। आया समझ में फर्स्ट पॉइंट कुणाल? और सेकंड क्या देखिए, सबलेटिंग मतलब क्या होता है, सेकंड पॉइंट क्या होता है कि एसएससी मस्ट बी ऑनर प्रॉपर्टी। आप अगर प्रॉपर्टी के ऑनर है तो हाउस प्रॉपर्टी भी चार्जेबल होगा। अगर आप प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहे हैं तो हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल नहीं होगा। कहाँ पे आएगा वो? अदर सोर्सेज में आएगा। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहे हैं, सबलेटिंग कर रहे हैं, आप किसी और से रेंट पे लिए हैं, किसी और को रेंट पे दे रहे हैं, तो ये बिजनेस तो ये कहाँ आएगा? अदर सोर्सेज में आएगा, ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, क्योंकि एसएससी मस्ट बी ऑनर प्रॉपर्टी। कंडीशन क्या था? ठीक है, थर्ड क्या देखिए, अगर आप अपने बिजनेस के लिए यूज करेंगे प्रॉपर्टी को, अगर आप बिजनेस के लिए यूज करेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगा वो कहाँ आएगा फिर? बिजनेस प्रोफेशन में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय को लेट आउट कर रहे हैं प्रॉपर्टी अपने एम्प्लॉय को, और जो बिजनेस के लिए इंसिडेंटल है, मतलब बिजनेस के लिए जरूरी है, ठीक है, तो कहाँ पे आएगा बताइए फिर? बोलिए कहाँ पे आएगा? अगर बिजनेस के लिए इंसिडेंटल है मान लीजिए, तब कहाँ पे आएगा ये? पीजीपीपी में। और अगर इंसिडेंटल नहीं बिजनेस के लिए, अगर बिजनेस के लिए इंसिडेंटल नहीं है, तब कहाँ पे आएगा? हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। तब कहाँ पे आएगा वो? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। समझ गए? अगर बिजनेस के लिए इंसिडेंटल नहीं है तब कहाँ पे आएगा? क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तीन कंडीशन था, क्या कहा था? पहला कंडीशन एसएससी मस्ट बी, पहला था बिल्डिंग और लैंड इंडिपेंडेंट है। दूसरा क्या है? ऑनर है आप। और अगर अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने बिजनेस के लिए यूज करेंगे, जो बिजनेस के लिए है, जरूरी है, तब बिजनेस प्रोफेशन में आएगा, तब हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। और अगर बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है, प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहे हैं एम्प्लॉय को, लेकिन वो इंसिडेंटल नहीं है, तब कहाँ आएगा? हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। समझ गए? बोलिए ऋषिराज गौतम, समझ में आया? इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 क्या देखिए, डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि अगर आप ऑनर नहीं है, जैसे यहाँ पे ऊपर में क्या था पॉइंट नंबर 1 में कि ऑनरशिप होना चाहिए, पॉइंट नंबर 2 में क्या है देखिए, अगर ऑनरशिप नहीं है आपके पास लेकिन चार्जेबल आपके एंड में होगा। किस केस में होगा देखिए, अगर आपके पास ऑनरशिप नहीं है तो चार्जेबल आपके, तो आप पॉइंट नंबर 1 में क्या था कि एसएससी मस्ट बी ऑनर प्रॉपर्टी, लेकिन कुछ केस ऐसा है जिसमें अगर आप ऑनर नहीं है फिर भी चार्जेबल आपके हैंड में होगा। किस केस में देखिए, अगर आप स्पाउस को ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? स्पाउस को। स्पाउस का मतलब क्या हुआ बोलिए? हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी स्पाउस को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा फिर वो, मतलब आप ऑनर, ऑनर आप नहीं है, आप डिम ऑनर हो जाएंगे, चार्जेबल आपके हैंड में होगा। समझ गए? अगर आप अपने वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, आप लोग पढ़ेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम, एक चैप्टर भी है। अगर आप अपने स्पाउस को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस केस में क्या होगा? जो इनकम आएगा आपके पास चार्जेबल टू, आपके हैंड में चार्जेबल होगा वो। ठीक है, ऑनरशिप आपके पास नहीं है, ऑनरशिप किसके पास है? स्पाउस के पास है, लेकिन चार्जेबल आपके हैंड में होगा। अगर आप कोई चाइल्ड को ट्रांसफर कर रहे हैं अपने विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो वो चार्जेबल आपके हैंड में होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर होल्डर ऑफ इनपार्टिबल स्टेट, अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसा है जिसका पार्टीशन नहीं हुआ है, अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसा है जिसका पार्टीशन नहीं हुआ है, तो वो किस में आएगा? वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। मतलब डीम्ड ओनर आपके पास, मतलब ऑनरशिप आपके पास नहीं है। ऑनरशिप जैसे जॉइंट ऑनरशिप है, तीन चार पर्सन है मान लीजिए, 3-4 भाई है मान लीजिए, चारों के नाम में प्रॉपर्टी है और पार्टीशन नहीं हुआ है, तो जो प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, जो प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है, उस पर टैक्सेबल होगा। उसके बाद अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, और वो अपने मेंबर को घर दे रहा रहने के लिए, अलॉट कर रहा है अपने मेंबर को, तो ऑनरशिप किसके पास है? सोसाइटी के पास है। मेंबर को रहने के लिए घर मिल रहा है, लेकिन टैक्सेबल किस में होगा? मेंबर में होगा। ठीक है,
इसके बाद देखिए, अगर कोई प्रॉपर्टी आप लीज पे ले रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई प्रॉपर्टी किस पे ले रहे हैं, मान लीजिए आप लीज पे ले रहे हैं और 12 साल से ज्यादा के लिए, लीज कितना साल का है, 12 ईयर से ज्यादा का लीज है, तो उस केस में क्या होगा फिर, अगर कोई प्रॉपर्टी आप लीज पे ले रहे हैं और जो लीज है वो 12 ईयर से ज्यादा का लीज है, तो ऑनरशिप आपके पास नहीं है, लेकिन चार्जेबल आपके हैंड में होगा, ठीक है। व्हेन द प्रॉपर्टी हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन लीज और लैंड, अगर कोई प्रॉपर्टी लीज और लैंड पे कंस्ट्रक्शन हुआ है, मान लीजिए जो प्रॉपर्टी लीज, जो लैंड लीज पे है, जो लैंड क्या है बताइए, लीज पे, तो लीज खत्म हो जाएगा तो आपको वो लैंड आपको वापस करना पड़ेगा, तो एक्चुअल ऑनर आप नहीं है, लेकिन चार्जेबल आपके हैंड में होगा, ठीक है। यहाँ तक तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली रीड आउट करना है। पॉइंट नंबर 2 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकल में उतना काम नहीं आएगा, बस एक बार खाली याद रखना है कि चार्जेबल आपके हैंड में कब होगा, स्पाउस को ट्रांसफर कर रहे हैं, चाइल्ड को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस केस में आपके हैंड में चार्जेबल होगा। और नेक्स्ट पॉइंट में ये, व्हेन इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल चार्जेबल कब नहीं होगा, अगर कोई हाउस है आपके पास, फार्म हाउस है जो रिमोट विलेज में है, मतलब गांव में कोई फार्म हाउस है आपका, जिसको आप एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं, स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं, या रहने के लिए यूज कर रहे हैं, तो चार्जेबल नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, अगर कोई प्रॉपर्टी चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो चार्जेबल नहीं होगा। प्रॉपर्टी यूज फॉर ऑन बिजनेस प्रोफेशन, अगर आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, तो चार्जेबल हॉस्पिटल नहीं होगा। वन पैलेस एक्स रूलर, ठीक है, तो जो एक्स रूलर है उसका जो पैलेस है वो चार्जेबल तो हॉस्पिटल नहीं होगा, तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रीड आउट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ये सब बाद में पढ़ाएंगे, एनालाइज रेंट आपको बाद में पढ़ेंगे, तो हम लोग वापस आते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी दो टाइप का है, ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी दो टाइप का, ध्यान दीजिए। हाँ, इनकम दो टाइप का है, एक है हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम हो रहा है, इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, इनकम फ्रॉम सेल्फ इनकम इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, देखिए नेट एंड वैल्यू, सबसे पहले क्या आएगा, देखिए नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल, ये किसका बता रहे हैं आपको भी हम, इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, तो एनएवी क्या होगा इसका बताइए, नेट एनुअल क्या होगा, नील, ठीक है। एनएवी क्या होगा बताइए इसका, नील, कोई इनकम नहीं हो रहा है इससे, समझ गए। हेलो, म्यूट करिए आप लोग, सौरभ जी वो अनम्यूट हो गया शायद। इसके बाद देखिए एनएवी निकलेगा, एनएवी क्या होगा इसका, नील होगा, लेस क्या करें इसमें, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, तो इसमें एक ही डिडक्शन आएगा बस, कौन सा आएगा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन,
तो ये हमेशा निगेटिव होगा, ये हमेशा क्या होगा बताइए, माइनस में आएगा ये हमेशा। समझ गए? इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, तो एनएबी क्या होगा इसका, नील। और डायरेक्शन का सेक्शन 34 बी, इसमें खाली एक ही डायरेक्शन आएगा, कौन सा आएगा बोलिए, इंटरेस्ट और लोन। ठीक है, ये माइनस करने के बाद क्या आएगा फिर, इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड, और ये हमेशा माइनस में आएगा, ये हमेशा किस में आएगा बताइए, आपका निगेटिव आएगा, माइनस में आएगा, लॉस होगा इसमें हमेशा। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में क्या होता है आपका, इनकम जीरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद लेट आउट हाउस, सेकेंड लिखिए इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस। लेट आउट हाउस देखिए कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सबसे पहले क्या आएगा, जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस लेस देखिए लेस म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है, लेस क्या है म्युनिसिपल टैक्स, ये माइनस करने के बाद क्या आएगा बताइए फिर, नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू, ये भी लेस म्युनिसिपल टैक्स, माइनस करने के बाद क्या आएगा, नेट एनुअल वैल्यू लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, कौन सा डिडक्शन देखिए, ठीक है, कैन डिडक्शन, ठीक है, अंडर सेक्शन कितना होती है 24A, और ये कितना परसेंट है 30% ऑफ एनएबी का 30% आएगा, एनएबी, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा देखिए, एक आएगा एक्शन और सेकंड क्या आएगा देखिए, इंटरेस्ट और लोन, बी, माइनस करने के बाद फिर क्या आएगा बताइए, देखिए ग्रॉस ऑन वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्स क्या आएगा उसके बाद, एनएवी आएगा लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, ठीक है, 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन, और एक क्या बताइए आपका इंटरेस्ट और लोन 24B, ठीक है, दोनों माइनस करने के बाद क्या आएगा फिर, इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस। समझ गया था, बोलिए, ठीक है, आया ऋषिराज, मधुस्मिता, समझ में आप लोग को, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस क्या करिए म्युनिसिपल टैक्स, तो माइनस करने के बाद क्या आएगा नेट एनुअल वैल्यू, फिर दो डिडक्शन है, एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक है इंटरेस्ट लोन, दोनों माइनस करने के बाद क्या आएगा इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस, ठीक है। तो सेल्फ ऑक्युपाइड में कुछ नहीं है, सेल्फ ऑक्युपाइड में खाली एक ही डिडक्शन है बस, इंटरेस्ट लोन, सेल्फ ऑक्युपाइड से कोई इनकम नहीं होता है आपको, ठीक है, नोट नहीं किया आप लोग अभी तक,
तो बोले सेल्फ ऑक्युपाइड में क्या होता है, कोई इनकम नहीं होता है सेल्फ ऑक्युपाइड से, क्योंकि आप अपने लिए यूज कर रहे हैं, रहने के लिए यूज कर रहे हैं, तो आपको कोई रेंट तो देगा नहीं। अगर आप अपने लिए यूज करेंगे तो आपको रेंट तो कुछ मिलेगा नहीं, तो इनकम जीरो हो गया। एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है, एनुअल इनकम। एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है, एनुअल एक्सपेक्टेड इनकम। ठीक है, तो सेल्फ ऑक्युपाइड से कोई इनकम तो होगा नहीं आपको, तो उसका एनएवी जीरो हो गया, और उसमें खाली एक ही डायरेक्शन मिलेगा आपको, इंटरेस्ट लोन। ठीक है, और ये लेट आउट, मतलब आप लेट आउट कर रहे हैं किसी और को, तो इसमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना। ये कैसे निकलेंगे बताएंगे आपको हम। फिर म्यूनिसिपल टैक्स निकालना, ये कैसे निकालेंगे बताएंगे आपको हम। उसके बाद एनएवी आएगा। उसके बाद दो डिडक्शन है, एक है स्टैंड एक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% है, और एक है इंटरेस्ट लोन 24B। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। अब एक एक करके हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है देखिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीएवी। ठीक है, तो ये अलग से भी आ सकता है 5 मार्क्स में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लेट आउट में जीएवी किसमें निकलेगा, लेट आउट प्रॉपर्टी में, सेल्फ ऑक्युपाइड में नहीं निकलेगा। जो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है उसमें नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जो लेट आउट है उसमें निकालना है आपको, जीएवी। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, एक है ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, 4 पॉइंट है इसमें। एक है ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, जीएमवी। ये क्या है बताइए, वैल्यू, मतलब ये क्या है बताइए, एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू एज पर म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स। ये क्या देखिए आपका एनुअल वैल्यू एज पर ठीक है, जीएमबी क्या समझ आया, एनुअल वैल्यू एज पर म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स। हर एक एरिया का म्यूनिसिपल रिकॉर्ड होता है, तो उसके हिसाब से आपका एनुअल वैल्यू मतलब एनुअल इनकम कितना है। एनुअल वैल्यू मतलब क्या होगा, एनुअल इनकम। ठीक है ना, एनुअल रेंट। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हिसाब से आपका एनुअल वैल्यू कितना है, एनुअल रेंट कितना है, इसको बोलते हैं ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। सेकंड क्या लिखिए उसके बाद, फेयर रेंट। फेयर रेंट का मतलब क्या होता है बताइए, रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी, रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी, रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सिमिलर लोकेलिटी। मतलब रेंट कितना होना चाहिए, फेयर रेंट का मतलब समझिए क्या हुआ, रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सिमिलर लोकेलिटी, मतलब कितना रेंट होना चाहिए आपके हिसाब से। ठीक है, ये हो गया फेयर रेंट। थर्ड क्या उसके बाद देखिए, तो जीएमबी हो गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया पहला। पहला क्या था, जीएमबी ग्रॉस म्यूचुअल वैल्यू। दूसरा क्या था बताइए, फेयर रेंट। ठीक है, तो 4 पॉइंट पे डिपेंड करता है, अभी हम वो पॉइंट बता रहे हैं। जीएमबी 4, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 4 पॉइंट पे डिपेंड करता है। पहला क्या है, ग्रॉस म्यूचुअल वैल्यू, फेयर रेंट, वो लिखिएगा। इसके बाद देखिए स्टेप 1 लिखिए। इसके बाद स्टेप 1 क्या देखिए, स्टेप 1 क्या देखिए, स्टेप 1 क्या देखिए, जीएमबी और फेयर रेंट, जीएमबी और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, जीएमबी और
फेयर रेंट, वेरी हायर। पहला स्टेप क्या समझ में, ग्रॉस म्यूचुअल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में जो हायर उसको लेना है आपको, ये स्टेप 1। ठीक है, जीएमबी और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। अगर ग्रॉस म्यूचुअल वैल्यू 1 लाख है, फेयर रेंट 1,20,000 है, दोनों में हायर कौन सा है 120, तो उसको लेंगे हम लोग, जो भी हायर उसको लेंगे। समझ गए स्टेप 1। फिर स्टेप 2 क्या देखिए, स्टेप 2 क्या लिखिए उसके बाद, स्टैंडर्ड रेंट लिखिए पहले। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है बताइए, मैक्सिमम रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। स्टैंडर्ड रेंट लिखिए पहले, स्टेप 2 इसके बाद लिखेंगे। पहले स्टेप 1 समझे, स्टेप 1 क्या होगा बताइए, जीएमबी और फेयर रेंट विच एवर हायर, और उसके बाद क्या लिखिए स्टैंडर्ड रेंट मतलब क्या होगा, मैक्सिमम रेंट, कितना रेंट होना चाहिए एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया रहेगा, स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या होता है बताइए, कि मैक्सिमम रेंट कितना होगा एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। उसके बाद लिखिए स्टेप 2, ये मैक्सिमम लिमिट हो गया, ये क्या हो गया स्टैंडर्ड क्या हो गया बताइए आपका, स्टैंडर्ड रेंट क्या हो गया, स्टैंडर्ड रेंट हो गया मैक्सिमम लिमिट, मतलब रेंट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड रेंट क्या हो गया बताइए, मैक्सिमम लिमिट, मतलब जिसपे रेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर क्या है नेक्स्ट, स्टेप 2 लिखिए। अब स्टेप 2 क्या देखिए, लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ स्टेप 1 एंड स्टैंडर्ड रेंट, मतलब जो लोएस्ट है। लिस्ट ऑफ स्टेप 1 एंड स्टैंडर्ड रेंट दोनों में जो लोएस्ट है उसको लेंगे हम लोग स्टेप 2। मतलब पहले क्या लेंगे हम लोग, जीएमबी और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। पहले क्या लेंगे हम लोग, जीएमबी और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। उसके बाद क्या लेंगे हम लोग, लिस्ट ऑफ स्टेप 1 ऑफ स्टेप 2। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो पहला स्टेप क्या था, जीएमबी और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। उसके बाद क्या है स्टैंडर्ड रेंट, तो ये क्या होगा बताइए स्टेप 1 और स्टेप 2, मतलब स्टेप 1 और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, मतलब स्टैंडर्ड रेंट आपका मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बताइए आपका बीइंग, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा आपका बताइए आरईआर, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ये हो गया आरईआर। ठीक है, मतलब जो लोअर है दोनों में वो हो जाएगा लिस्ट ऑफ स्टेप 1 स्टेप 2, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फिर आरईआर, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। समझ गए आरईआर क्या हो गया। इसके बाद देखिए ठीक है, आरईआर मतलब क्या हुआ बताइए, आरईआर का मतलब क्या होगा देखिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे जीएमबी कितना मान लीजिए, बहुत लाइट हो गया है सौरभ जी, क्या हो गया एकदम ना, जीएमबी देखिए
अगर 1 लाख है मान लीजिए, और फेयर एंड कितना मान लीजिए 1,20,000 है, तो मैं हायर कौन सा बताइए पहले? तो हायर कौन सा बताइए? एक 1,20,000, ठीक है। जीएमपी अगर 1 लाख है और फेयर एंड 1,20,000 है, तो दोनों में हायर कौन सा बताइए? 1,20,000 है। इसके बाद देखिए स्टैंडर्ड कितना मान लीजिए, एक 1,50,000 है। दोनों में लोअर कौन सा ये बताइए? ये हो जाएगा यार रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। जीएमबी अगर 1 लाख है, फेयर एंड 1,20,000 है, दोनों में हायर कौन सा है? 1,20,000, और स्टैंड कितना है बताइए फिर? 1,50,000 है। तो आर कौन सा हो जाएगा? दोनों में लोअर है, तो कितना है बताइए कौन सा दोनों में लोअर? बोलिए। आर कितना है? दोनों में लोअर कौन सा बताइए फिर? 1,20,000, समझ गए। अगर जीएमबी कितना मान लीजिए 1 लाख है और ये 1,20,000 है, और हायर कौन सा होगी बताइए? 1,20,000। और अगर ये 1 लाख है, ये कितना आएगा फिर? दोनों लोअर कौन सा है ये बताइए? दोनों में लोअर कौन सा है? 1 लाख। मतलब स्टैंडर्ड आपका मैक्सिमम लिमिट हो गया, ये आपका लिमिट हो गया, मैक्सिमम लिमिट, समझ गए। स्टैंडर्ड क्या होगा बताइए? आपका मैक्सिमम लिमिट हो गया। अगर 1,50,000 है और 1,20,000 है, तो लोअर कौन सा है? 1,20,000 हो गया यार। और यहाँ पे देखिए 1,20,000 है और ये 1 लाख है, तो लोअर कौन सा है? 1 लाख। जो लोअर है वो हो गया यार। पहले आपको देखना जेएमबी और फेयर हायर, उसके बाद क्या देखना? स्टैंडर्ड। तो ये आपका मैक्सिमम लिमिट हो गया, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे कम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे 1,50,000 इससे कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, और इससे ज्यादा होगा, जैसे यहाँ 1,20,000 है और यहाँ 1 लाख है, तो कितना आएगा? 1 लाख आएगा। जैसे आप लोग डिडक्शन में पढ़े थे, जैसे 80C में मैक्सिमम लिमिट कितना है? 1 लाख। जैसे आप लोग डिडक्शन में पढ़े थे, 80C में मैक्सिमम लिमिट कितना था? 1 लाख था ना, 1,50,000। तो अगर आपका क्वालिफाइंग अमाउंट 1,80,000 है और लिमिट है 1,50,000, तो आप कितना लेते थे? 1,50,000 लेते थे। अगर आपका क्वालिफाइंग अमाउंट 1,20,000 था और लिमिट 1,50,000 था, तो आप कितना लेते थे? 1,20,000 लेते थे। तो मतलब ये आपका स्टैंडर्ड क्या? आपका मैक्सिमम लिमिट है। इस लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा रहेगा तो फिर जो लिमिट है वो आ जाएगा। ठीक है, आर्यन को डाउट है किसी को? बोलिए। मैक्स लिमिट का क्या बोल रहे हैं? मैक्स लिमिट का क्या कोई अमाउंट है या क्वेश्चन में ये दिया रहेगा? स्टैंडर्ड यही आपका मैक्सिमम लिमिट है। जो स्टैंडर्ड एंड है वही आपका क्या है? मैक्सिमम लिमिट है, समझ गए। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका ये मतलब हो गया। स्टैंडर्ड रेंट ही आपका मैक्सिमम लिमिट है, समझ गए ऋषिराज गौतम। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर जो लिमिट है वो आ जाएगा, फिर मतलब जो स्टैंडर्ड है वो आ जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो जो दोनों में लोअर है, दोनों में जो भी पहले जेएमबी और फेयर एंड विचेबल हायर, फिर जो आएगा और स्टैंडर्ड एंड विचेबल इज लोअर, वो हो गया आरईआर। समझ गए यहाँ तक? बोलिए। इसके बाद लिखिए नेक्स्ट, उसके लिखिए एनुअल रेंट लेस अनलाइज रेंट।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनुअलाइज रेंट मतलब क्या हो गया, बैड डेट्स, जो रेंट आपको नहीं मिला। एनुअल रेंट मतलब एक साल का कितना रेंट है, एनुअल रेंट मतलब एक साल का कितना रेंट है, उसमें एनुअलाइज रेंट माइनस कर दीजिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ARR, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ARR मतलब एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। समझ गए। एनुअल रेंट मतलब क्या होगा बताइए, लेस अनलाइज रेंट, ARR, इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, ठीक है। और RER उसके बाद क्या करिएगा, RER लिखे थे ना पहले आप लोग, और उसके बाद एनुअल रेंट विच एवर इज हायर ऑफ द अबव। समझ गए, RER लिखे पहले, उसके बाद क्या लिखे, एनुअल रेंट माइनस अनलाइज रेंट, अगर दिया रहेगा तो उसको माइनस कर दीजिए, जिसको बोलते हैं हम लोग ARR, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, ये हो गया हायर ऑफ द अबव। फिर लेस क्या करिए इसमें, लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी। ये कब आएगा बताइए, वैकेंसी, वैकेंसी पीरियड कितना था देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको वैकेंसी दिया रहेगा, वैकेंसी पीरियड आपको दिया रहेगा इनटू रेंट कितना है पर मंथ, ठीक है। तो लॉस वैकेंसी माइनस कर दीजिएगा, और ये माइनस कब होगा बताइए, ये माइनस करने के बाद ये कब माइनस होगा, इफ ARR इज हायर देन वैकेंसी, माइनस कब होगा बताइए, अगर एनुअल रेंट ज्यादा है आपका, ARR अगर ज्यादा तभी तभी वैकेंसी माइनस होगा, ध्यान दीजिए ये पॉइंट। हम एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। समझ गए, वैकेंसी माइनस कब होगा, अगर एनुअल रेंट ज्यादा है, अगर ARR ज्यादा है तभी वैकेंसी माइनस होगा, अगर RER ज्यादा है तो वैकेंसी माइनस नहीं होगा, अगर RER ज्यादा है तो वैकेंसी माइनस नहीं होगा। वैकेंसी कब होता है, वैकेंसी किसमें से माइनस होता है, एनुअल रेंट से। समझ गए, अगर एनुअल रेंट आपका ज्यादा है, ARR अगर आपका ज्यादा है तो वैकेंसी लॉस माइनस होगा, अगर RER ज्यादा है तो वैकेंसी माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो माइनस करने के बाद फिर क्या आएगा बताइए, GAV। एग्जाम्पल देंगे तो समझ आएगा आपको, ठीक है। तो देख लीजिए, कोई डाउट है बोले, अभी आपको हम एग्जाम्पल देंगे इसका, ठीक है। डाउट यहां तक किसी को बोलिए। एनुअल रेंट माइनस क्या करिएगा पहले, अनलाइज रेंट, ईयर, ठीक है। एनुअल रेंट माइनस अनलाइज रेंट हो गया ईयर, फिर RER और ARR विच एवर इज हायर, उसके बाद लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस करिएगा, वैकेंसी दिया रहेगा क्वेश्चन में, इनटू रेंट पर मंथ, तो माइनस करने के बाद GAV आएगा, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसका भी आगे चिंता, ठीक है। तो क्वेश्चन में आते हैं, देखिए देखिए 1 नंबर क्वेश्चन करिए आप लोग पहले। 1 नंबर में देखिए पहले क्या है आपके पास, 5 हाउस है, अगर अनलाइज रेंट नहीं दिया तो माइनस नहीं करेंगे हम लोग, जो एनुअल रेंट है वही हो जाएगा बस। अगर अनलाइज रेंट नहीं दिया रहेगा तो जो एनुअल रेंट है वही हो जाएगा आपका ARR, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 1 करिए आप लोग, हाउस का 5 कॉलम बनाइएगा, हाउस 1 2 3 4 5, 5 कॉलम बनाइएगा, आपको GMV दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके बाद रेंट रिसीव दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक, पहले क्या लिखिएगा, GMV, उसके बाद क्या लिखिएगा, फेयर रेंट, फिर दोनों में जो हायर है उसको लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद GMV फेयर में जो हायर है वो हो जाएगा आपका, उसके बाद क्या लिखिएगा, स्टैंडर्ड रेंट, फिर जो दोनों में लोअर है, फिर दोनों में जो लोअर है तो वो लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा रेंट रिसीव, वही हो गया आपका ARR, फिर जो दोनों में हायर है वही आपका GAV हो जाएगा। इसमें वो सब नहीं दिया हुआ है, वैकेंसी नहीं दिया हुआ है, एनालाइज नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग ट्राई करिए, क्वेश्चन 1 आप लोग ट्राई करिए। आप लोग हम दे रहे हैं
2 मिनट सॉल्व करने के लिए। छोटा सा क्वेश्चन है, 5 कॉलम बनाइए, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करिए इसको। पहले क्या आएगा बताइए, पहले क्या आएगा, जीएमवी, उसके बाद क्या आएगा, फेयर रेंट, समझे। उसके बाद क्या आएगा, पहले इस दोनों में जो हायर उसको लीजिए, उसके बाद आएगा स्टैंड रेंट, जीएमबी लीजिए, उसके बाद फेयर रेंट लीजिए, फिर दोनों में हायर उसको लीजिए, उसके बाद रेंट रिसीव आएगा, उसके बाद क्या आएगा, स्टैंड रेंट, उसके बाद क्या आएगा, स्टैंडर्ड रेंट, उसके बाद आएगा रेंट रिसीव लास्ट में। तो 1 नंबर ट्राई करिए आप लोग। ठीक है सर। वो आप लोग बोलिए, आप अपने मोबाइल पे जूम कर सकते हैं। देखिए पीडीएफ अगर जो हम आपको डिस्प्ले कर रहे हैं, तो आप उसको अपने मोबाइल में जूम कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। इस तरह जूम इन जूम आउट कर सकते हैं हैंड से। आज हम पहला फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं वन नोट्स पे, मतलब लैपटॉप पे ले रहे हैं पहली बार क्लास, ठीक है। तो अभी फंक्शंस थोड़ा यूज करना नहीं सीखे अच्छे से, 1-2 दिन में हैबिट हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। अभी तक पेन और पेपर पे क्लास लेते थे, तो आज फर्स्ट टाइम लैपटॉप पे वन नोट पे क्लास ले रहे हैं। आज मेरा बर्थडे भी है, शायद आप लोग को पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट को। तो कल हम लोग का एनिवर्सरी है। तो आप लोग ट्राई करिए, आप लोग हम 2 मिनट्स दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कुणाल, लल्टी यादव, मलका, पवन, रिद्धिमा, ऋषिराज, शाश्वता, सायंती, संभवी, सुतापा पर कोई डाउट आप लोग को तो बोल सकते हो आप लोग, और आप चाहे तो अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को, कोई डाउट है तो। हेलो सर, जिसमें स्टैंडर्ड रेट नहीं दिया उसमें क्या होगा? अगर आपको स्टैंडर्ड नहीं दिया रहेगा तो बस जो का जीएमबी और फेयर रेंट है वो लीजिएगा, पहले हायर हो जाएगा, उसके बाद रेंट रिसीव आ जाएगा डायरेक्ट, फिर जो हायर है वो हो जाएगा जीएबी। पहले आप जीएमबी लिखिएगा, फेयर रेंट लिखिएगा, जो हायर उसको लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रेंट रिसीव लिखिएगा, उसके बाद जो रेंट रिसीव स्टेप 1 जो आपका आरईआर आया था जो हायर है वो हो जाएगा। वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ सर, आरईआर निकालने के लिए स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया नहीं हुआ है लेंगे हम लोग, लास्ट नहीं का। लेंगे, हाँ तो नहीं लेंगे हम लोग स्टैंडर्ड, बस जीएमबी और फेयर रेंट जो हायर है वही आरईआर हो जाएगा। जीएमबी और फेयर रेंट विच एवरेज हायर, वही आपका आरईआर हो जाएगा। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो आप। तो हम सॉल्व करा रहे हैं क्वेश्चन 1, जिनका 1 नंबर हो गया है वो 2 नंबर करिए, और जिनका 1 नहीं हुआ है देखिए 1 नंबर क्वेश्चन।
देखिए बासु पे मत चढ़ जाना, तेरे पीछे सोया हुआ है। सुने क्या वो क्लास ऑफ हो गई? हाँ नहीं, क्लास की ड्यूरेशन में कर दी। हाँ पतला कर कभी ना, क्या थिकनेस बढ़ा रहे कर कभी, कंपटीशन ऑफ और बढ़ाइए, देख रहे और बढ़ाइए, बहुत लाइट है। सौरभ की थिकनेस तो बढ़ेगी तो लाइट क्यों हो रहा है? नया यूज कर दिया, वन चेंज कर दिया पहले वाला, न्यू वर्जन है। घड़ा दिया। एक बार लिख के देखिए तो अभी भी हमको कम लग रहा है। टैक्स का वो दूसरा आ रहा है, पूछ लिया यार, हटाओ ना इसको, यहाँ पे कुछ कर दिए। कपड़ा बाहर कॉर्नर में निकाल दो, उसको कॉर्नर में कर दो, समझे? ये बाहर कपड़ा है तो कर। क्या रखा हुआ है ड्रॉर? हाँ हाँ ठीक है, वो अपने हाथ में है। हेलो, देखिए सब देखिए, तो हाउस 1 है यहाँ पे, हाउस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। तो 5 हाउस से देखिए पहले, जीएमबी देखिए पहले कितना बताइए, 20,000, के बाद 36,000, के बाद 15,000, इसके बाद 45,000, के बाद 32,000, जीएमबी हो गया। पेपर को आप हैंड से साइड कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल पे स्क्रीन पे पेपर को हैंड से साइड में कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से लेफ्ट राइट कर सकते हैं आप, ठीक है। सीएमबी हो गया, इसके बाद क्या देखिए, फेयर एंड,
फेयर एंड कितना देखिए 23, इसके बाद 30,000, इसके बाद 16,000, इसके बाद 42,000, इसके बाद 44,000। ठीक है सर। अब दोनों में हायर कौन सा उसको लिखिए पहले। तो हायर कौन सा देखिए, फर्स्ट वाले में 23,000 है, सेकंड वाले में कितना है 36 है, फिर कितना है 16 है, फिर कितना है 45 है, फिर कितना है हायर कौन सा उसको देखिए, उसके बाद कौन सा 44 है। समझ गए। जीएमबी और पेरेंट बीच में हायर, तो फर्स्ट वाले में हायर कौन सा है 23, सेकंड वाले में कौन सा है 36, थर्ड वाले में कौन सा है 16, फोर्थ वाले में कौन सा है 45 और लास्ट वाले में कौन सा है 44। समझ गए यहाँ तक। उसके बाद क्या लिखिए स्टैंडर्ड। फर्स्ट वाले में कितना है 22, सेकंड वाले में कितना है 33, थर्ड वाले में कितना है 20, उसके बाद नॉट अप्लीकेबल, एन मतलब नॉट अप्लीकेबल। ठीक है। पेपर को हैंड से साइन कर सकते हैं आप, इस तरह से मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन। ठीक है। इसके बाद जो लोअर है वो लिखिए, वो हो जाएगा आरईआर। आरईआर मतलब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। आरईआर जो लोअर है, फर्स्ट वाले में कितना आएगा बताइए, फर्स्ट वाले में कितना आ रहा है 20 से 22, लोअर कौन सा बताइए 22। ठीक है। फर्स्ट वाले में कौन सा बताइए 22, सेकंड वाले में कितना है, सेकंड वाले में 33, थर्ड वाले में कितना है 20, फोर्थ वाले में कितना है 45 और फिफ्थ वाले में कितना है, फिफ्थ वाले में उसके बाद देखिए लास्ट वाले में कितना है फिर 44। ठीक है। थर्ड वाले में कितना बताइए, लो थर्ड वाले में 16 होगा, सॉरी सॉरी थर्ड वाला कौन सा होगा देखिए 16। समझ आ रही है आप। इसके बाद देखिए जो हायर है पहले वो लिखिए, फिर जो स्टैंड जो है स्टैंड लिखिए, जो लोअर है वो लिखिए, पहले हायर फिर लोअर फिर हायर, लास्ट में क्या आएगा वापस से ऑर्डर याद रखिएगा, पहले हायर है फिर लोअर है फिर हायर है। एनुअल रेंट रिसीप्ट इधर देखिए, इसके बाद रेंट रिसीप्ट फर्स्ट वाले में कितना बताइए 24,000, सेकंड वाले में कितना है 27, थर्ड वाले में कितना है, फोर्थ वाले में कितना है 48 और फिफ्थ वाले में कितना है 40। ठीक है। अब जो लोअर है उसके बाद जो दोनों में हायर है वो कौन सा हो जाएगा बताइए अब सीएबी। फर्स्ट वाले में कितना है बताइए अब 24, 27, 18, 48, 44। समझ गए। देखिए अगर किसी को डाउट तो पूछ सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जीएमबी और पेरेंट बीच हायर, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड, उसके बाद लोअर,
फिर एंड सी, फिर हायर, मतलब पहले हायर फिर लोअर फिर हायर, 3 स्टेप है। पहला स्टेप हायर, दूसरा स्टेप लोअर, फिर तीसरा स्टेप हायर। हायर लोअर हायर, याद रखिएगा, हायर लोअर हायर। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए, कोई डाउट है? ये है जीएबी। बस हाउस प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट जीएबी निकालना। सेकंड वाला में हायर होगा, सॉरी सॉरी, हायर लोअर हायर, समझ गए? ये तो क्वेश्चन 1। कोई डाउट किसी को? बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 नंबर में ये, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखिए, 2 नंबर में ये। तो पढ़िए, हाउस 1 है आपके पास, हाउस 2 आपके पास है, मिस्टर वैल्यू दिया हुआ है, फेयर एंड दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एंड दिया हुआ है, एक्चुअल एंड दिया हुआ है, वैकेंसी दिया हुआ है, इसमें वैकेंसी भी है, एनालाइज एंड भी है। क्या निकालना है आपको? जीएबी निकालना है। क्या निकालना है आपको? कंप्यूटेशन ऑफ जीएबी। ठीक है, एक हो गया आपका हाउस 1 और एक क्या हो गया आपका हाउस 2। तो पहले जीएमबी लिखिए, कितना देखिए, हाउस 1 का जीएमबी कितना बताइए? बोलिए, जीएमबी हाउस 1 का कितना है? 30,000 है। और यहाँ कितना है? 15,000। ठीक है, जीएमबी कितना देखिए? 30,000 और 15,000। इसके बाद देखिए क्या नेक्स्ट, इसके फेरेंट लिखिए, कितना फेरेंट? 2500 है। और कितना इसके बाद? 14,000 है। जीएमबी और फेरेंट विचएवर इज हायर, जीएमबी और फेरेंट विचएवर इज हायर, तो वो क्या हो जाएगा बताइए फिर? स्टेप हायर ऑफ द लिखिए पहले, कौन सा हायर बताइए? यहाँ पे फर्स्ट वाले में कितना है? 30,000। सेकंड वाले में कितना है? 15,000। ठीक है, उसके बाद क्या लिखिए? रेंट। सेकंड वाले में कितना है? 25। थर्ड वाले में कितना है? 12। फर्स्ट वाले में 25, सेकंड वाले में 12। जो लोअर है वही क्या हो जाएगा फिर? आरईआर। लोअर कौन सा बताइए? फर्स्ट वाले में कितना है? 25, इसमें कितना है? 15। ठीक है, बोलिए, तो डाउट है? सर 12,000 होगा सेकंड हाउस का। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इसके बाद देखिए 12,000 जो लोअर है वो आएगा। आरईआर हो गया, देख लीजिए। पहले क्या लिखिए? जीएमबी और फेयर एंड विचएवर इज हायर, और उसके बाद क्या लिखिए? स्टैंडर्ड एंड, ये दोनों में जो लोअर है। ठीक है, ये हो गया आरईआर। इसके बाद क्या लिखिए नेक्स्ट? एनुअल एंड कितना लिखिए पहले, और उससे माइनस क्या करिए? एआरआर निकालिए। एआरआर कैसे निकलेगा बताइए? एनुअल रेंट माइनस क्या करिए इसमें? अनलाइन रेंट। तो फर्स्ट वाले में कितना है? 21,600 है, इसमें अनलाइन रेंट नहीं है। और सेकंड वाले में कितना है देखिए? 18,000 माइनस 2,000, इसमें कितना हो गया? 15,500। अब दोनों में जो लोअर है, हायर है, तो फर्स्ट वाले में कितना हायर है बताइए? 25,000 है। और सेकंड वाले में कितना है बताइए?
हायर कौन सा 15,500 15 जो हायर इसको लिखिएगा, ठीक है। आरईआर उसके बाद क्या लिखिएगा एआरआर जो हायर है वो लिखिए, दोनों में जो हायर है तो फर्स्ट वाले में कितना हायर है 25,000। अब इसमें देखिए वैकेंसी माइनस होगा, हाउस वन में वैकेंसी माइनस होगा, बोलिए हाउस वन में वैकेंसी माइनस होगा। देखिए हाउस वन में एआरआर कम है, आरईआर ज्यादा है। हाउस वन में आरईआर क्या बताइए आपका ज्यादा है, तो वैकेंसी माइनस नहीं होगा। वैकेंसी माइनस कब होगा जब एआरआर ज्यादा है, और हाउस टू में वैकेंसी नहीं है, हाउस टू में वैकेंसी नहीं है, समझ गए। मतलब अगर एआरआर ज्यादा होगा तो वैकेंसी माइनस होगा, एनुअल रेंट ज्यादा होगा तो वैकेंसी माइनस होगा। इस क्वेश्चन में आरईआर ज्यादा है, इस क्वेश्चन क्या ज्यादा है आरईआर, तो वैकेंसी माइनस नहीं होगा, समझ गए। बस नहीं कर दीजिएगा, लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी फर्स्ट वाले में नहीं आएगा, और सेकंड वाले में वैकेंसी है नहीं, ये कब आएगा बताइए। हाउस इसके लिए हम नोट लिख देंगे आपको। इसके बाद देखिए ये माइनस करने के बाद फिर क्या आएगा बताइए जीएबी। तो फर्स्ट वाले में कितना हो गया 25,000, और सेकंड में कितना हो गया 15,500, ठीक है। नोट लिखिए, नोट लिखिए। हाउस वन में क्या देखिए, हाउस वन में क्या देखिए ईयर, आरईआर क्या बताइए यहाँ पे ईआरआर, हेंस यहाँ पे देखिए आरईआर क्या है ईयर से ज्यादा है, तो हेंस क्या होगा बताइए लॉस ड्यू टू वैकेंसी has not been deducted, समझ गए। यहाँ पे आरईआर क्या ज्यादा है एआरआर से, इसे लॉस माइनस नहीं हुआ। अगर एआरआर ज्यादा होता तब लॉस माइनस होता, ठीक है। इसके बाद देखिए और हाउस टू में वैकेंसी नहीं है, हाउस टू में वैकेंसी, अगर हाउस टू में वैकेंसी होता तो माइनस होता, क्योंकि हाउस टू में क्या है, हाउस टू में देखो एनुअल रेंट ज्यादा है, क्या ज्यादा है एनुअल रेंट ज्यादा है। अगर वैकेंसी 2 महीना का होता मान लीजिए तो वैकेंसी लॉस कितना हो जाता फिर 18,000, कितना महीना का एनुअल रेंट 12,000 का है, 18,000 डिवाइड बाय 12 into 2। अगर वैकेंसी होता 2 महीने का, हाउस टू में होता वैकेंसी अगर मान लीजिए, तो एनुअल रेंट कितना है 18,000 डिवाइड बाय 12 into 2, वो हो जाता लॉस वैकेंसी, तो 2 महीने का लॉस, 2 महीने का रेंट माइनस हो जाता फिर। अगर हाउस टू में वैकेंसी होता तब माइनस होता वैकेंसी, मिलेगा आपको आगे। बोले कोई डाउट यहाँ तक किसी को, ठीक है। तो आपका जीएबी हो गया समझ में, बताइए जीएबी में डाउट है। अगर हाउस टू में वैकेंसी अगर 2 महीने का होता तो एनुअल रेंट कितना 18,000 डिवाइड बाय 12 into 2, वो हो जाता लॉस ड्यू वैकेंसी, फिर इसमें से माइनस करते हैं, फिर आपका जीएबी आता 18,000 एक साल का है डिवाइड 12 into 2। अगर हाउस टू में वैकेंसी होता तब माइनस होता, हाउस टू में माइनस क्यों नहीं हुआ, आरईआर ज्यादा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक बोले किसी को डाउट है कुछ। एनुअल रेंट कितना है बताइए 18,000 है, एनुअल रेंट कितना 18,000 है। अगर वैकेंसी हाउस टू में होता तो एनुअल रेंट 18,000 डिवाइड 12, तो एक महीने का रेंट आ जाता, फिर 2 महीने का वैकेंसी इंटू 2 हो जाता, 18,000 डिवाइड 12 into 2 होता फिर, समझे। बोले डाउट इसमें, समझ गए।
अनलेजेंड माइनस करके अनलेजेंड माइनस करने के बाद यहाँ पे 15,500 आया, वो यहाँ तक सेम रहेगा। अगर मान लीजिए, हेलो देखिए ये आपका होगा क्वेश्चन, इफ आपका आंसर का कंप्लीट हो गया, अगर मान लीजिए वैकेंसी होता, हाउस 2 में वैकेंसी होता, अगर किसमें वैकेंसी होता बताइए, हाउस 2 में होता, मान लीजिए कितना मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, तो लॉस 18,000 कितना महीने का है बताइए, एनुअल रेंट कितना 18,000, ये कितने महीने का है, 12 मंथ का है। तो वैकेंसी मतलब क्या हो गया, कितना महीने का रेंट नहीं मिला आपको, 2 महीने का, तो 80/2 वैलिड 2 हो जाता, मतलब कितना हो जाता बताइए 6, मतलब कितना हो जाता फिर 3,000 माइनस हो जाता, फिर आपका वो कितना आया था बताइए, फिर आरईआर कितना आया था बताइए, पहले आरईआर कितना था, आरईआर था कितना 12,000 था, और एआर माइनस ये कितना था 15,000, फिर हायर कौन सा बता 15,500, माइनस क्या हो जाता है इसमें, लॉस ड्यू टू वैकेंसी 3,000, ये होता जीएवी। समझिए कैसा था जीएवी, बोलो ठीक है। आरईआर 12, एआर माइनस यूआर 15,500 हो गया, फिर यहाँ पे ये ज्यादा है, ईयर एनुअल यहाँ ज्यादा है, ठीक है ना। सर एक बार ऊपर से दिखाइए ना। कहाँ से, यहाँ से, वैकेंसी पीरियड हाउस 2 में 2 मंथ का वैकेंसी होता है, अगर वैकेंसी किसमें होता है हाउस 2 में, तो आपका जो रेंट है 1 साल का रेंट कितना है 18,000/12 × 2, तो रेंट कितना हो गया 3,000 हो गया एनुअल लॉस विद वैकेंसी। फिर ये लॉस हम लोग क्या करते हैं माइनस करेंगे, तो कहाँ से माइनस करेंगे, पहले आरईआर कितना था 12,000, एनुअल रेंट माइनस अंडर रेंट कितना था 15,500, हायर कौन सा हो रहा है 15,500, तो माइनस करिए लॉस ड्यू टू वैकेंसी 3,000, तो माइनस करने के बाद 12,500, मतलब एनुअल रेंट अगर ज्यादा होगा, एआरआर मतलब एनुअल रेंट माइनस अनलाइज्ड रेंट, अगर ये माइनस करने से एनुअल रेंट माइनस अनलाइज्ड रेंट अगर आरईआर से ज्यादा होगा, तब लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस होगा। और वैकेंसी लॉस कैसे निकालेंगे, तो एनुअल रेंट कितना 18,000, तो वो 12 महीने का रेंट है 18,000, तो 2 मंथ का रेंट कितना हो जाएगा 3,000, वो माइनस हो जाएगा। बोलिए, आने को डाउट है किसी को, किसी को प्रॉब्लम है बोलिए, कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो आप। मंडे से आप लोग का डेली क्लास रहेगा, मतलब जैसे अभी आप लोग का कुछ दिन से मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास चल रहा था, लेकिन मंडे से रेगुलर क्लास रहेगा, ठीक है। तो आप लोग का नेक्स्ट क्लास मंडे को है 12:30 पे, समझ गए। सर अभी टैक्सी होगा क्या खाली? देखो 4th सेमेस्टर का एग्जाम तुम लोग का नहीं होगा, जैसे अभी जो यूजीसी का गाइडलाइन आया है ना, हाँ तो उसमें लिखा हुआ है कि जो 4th सेमेस्टर है या 2nd सेमेस्टर है उनको प्रमोट कर दिया जाएगा प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। तो आप लोग को 4th सेमेस्टर का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा फिर, समझ गए ना। हम तो लोग को फिर प्रमोट बोला है सर, करेंगे, ऐसा नहीं बोला है कि एग्जाम नहीं लेंगे। नहीं, यूजीसी का जो गाइडलाइन आया वो तो तुम्हारा जो सीयू का गाइडलाइन आया था ना, यूजीसी का जो गाइडलाइन आया वो देखिए हो, जिसमें लिखा है कि फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम होगा, हाँ वो और देखे। उसमें लिखा था ना जो इंटरनल सेमेस्टर है उनको प्रीवियस सेमेस्टर के हिसाब से मार्क्स देके प्रमोट किया जाएगा, तो जब मार्क्स मिल जाएगा तो फिर एग्जाम क्यों होगा वापस से, अच्छा समझ गए। यूजीसी का जो गाइडलाइन आया देखो, सीयू अभी डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन जो यूजीसी का गाइडलाइन आया है उसमें लिखा है कि फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम 30 सितंबर के पहले होगा, फाइनल सेमेस्टर जो 6 सेमेस्टर है और जो 3rd ईयर है उनका एग्जाम होगा 30 सितंबर के पहले, और जो इंटरनल सेमेस्टर है मतलब जो आपका 2nd सेमेस्टर है 4th सेमेस्टर है
तो उन लोग का क्या होगा, उन लोग को मार्क्स प्रीवियस सेमेस्टर में जो होगा उसके हिसाब से दिया जाएगा, जो बेस्ट होगा प्रीवियस सेमेस्टर में परसेंटेज उसके हिसाब से दिया जाएगा। समझ गए? सर सप्लीमेंट्री पेपर का सर? सप्लीमेंट्री पेपर का एग्जाम होगा, जिनका बैक पेपर है उनका एग्जाम होगा, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ इशू नहीं हुआ है। जो सीयू का जो गाइडलाइन था उसमें था, मतलब अगर आप सप्लीमेंट्री है सेकंड 6 सेमेस्टर में है, अगर आप उसके बाद अगर आपको सप्लीमेंट्री है, अगर आप 6 सेमेस्टर में है, मतलब जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, जो आप अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और उसके बाद अगर आपका कोई बैक सप्ली पेपर है तो उसका 30 सितंबर के बाद एग्जाम होगा। ठीक है, जो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका सप्ली का एग्जाम बाद में होगा, अभी नहीं होगा कुछ। जो आपका 4th सेमेस्टर में है और आपका बैक पेपर है 3rd सेमेस्टर में या 2nd सेमेस्टर में या 1st सेमेस्टर में, तो उसका एग्जाम बाद में होगा। अभी देखिए यूजीसी का जो गाइडलाइन आया है उसमें बैक पेपर के लिए कुछ नहीं बोला है, उसमें खाली क्या बोला है कि जो फाइनल सेमेस्टर है उनका एग्जाम होगा और जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर है उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। इसलिए अभी हम कॉस्ट नहीं करा रहे, क्योंकि टैक्स कराएंगे वो तो क्या है 5th सेमेस्टर में काम आएगा, लेकिन जो कॉस्ट है वो 5th सेमेस्टर में काम नहीं आएगा कुछ भी, सब चैप्टर अलग अलग है। 5th सेमेस्टर में कॉस्ट है नहीं, 5th सेमेस्टर में अकाउंट्स है, टैक्स है, मैथ्स है। समझ गए? तो जब एग्जाम डिक्लेयर हो जाएगा कि होगा तो भी कॉस्ट करा देंगे, तो कॉस्ट का सिलेबस तो छोटा सा सिलेबस है कॉस्ट का। तो मंडे से टैक्स का क्लास रहेगा डेली आप लोग का, ठीक है? हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। तो कल क्लास नेक्स्ट क्लास आप लोग का मंडे को है सेम टाइम 12:30 बजे, ठीक है? बाय। 28 का रिजल्ट कब बनता है सर, कब तक आएगा? 1 महीने के अंदर आएगा। अभी तो आज तो 5th सेमेस्टर रिजल्ट है 3 बजे से, 1 महीने के बाद ही आएगा तुम लोग का। ठीक है सर। ओके, सौरभ जी मीटिंग एंड करिए।